लक्ष्मी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जितने भी हाई स्कूल के छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई का आनंद लेते होंगे। तो इस नए चैनल पर नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नए तकनीक के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का ये जो कक्षा 10 की संपूर्ण विज्ञान है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 10 की संपूर्ण क्लास होगी, ये संपूर्ण विज्ञान होगी। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ का ये पहला चैप्टर आज ख़त्म कर दूँगा। इस वीडियो में जो 20 से 25-30 मिनट में मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ जो पेपर में आएगा। देखिए, अभी हम लोगों ने कितना टाइम व्यतीत कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीने हम लोग इधर उधर में टाइम बर्बाद कर दिए। 4 महीने में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ना चाहते हैं। अब हम विज्ञान की जानकारी लेना चाहते हैं। अब हम पढ़ करके 70 में से 60 नंबर ले आना चाहते हैं। देखिए, अब पढ़ करके भी आप 100 में से 90 नंबर ले आ सकते हो, 90, 95 नंबर अभी भी ले आ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विज्ञान का पहला चैप्टर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो पर विश्वास हो, अगर हमारी बातों पर विश्वास हो, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर। आप लोग इस चैनल पर नहीं देख रहे हैं ना, हम लोगों ने बहुत चैनल बनाया है, तो ये अभी नया नया चैनल बनाया है। 2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2020 का संपूर्ण अनुभव इसमें रखा हुआ हूँ। इसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका, अगर पूरा हमारा विज्ञान का जो सिलेबस, संपूर्ण विज्ञान का अगर सिलेबस देख लेंगे, संपूर्ण विज्ञान का अगर वीडियो देख लोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ 100 में से 90, 95 नंबर तो कहीं नहीं गया है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक विनती करता हूँ, आज पहली बार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जितने भी जो हमारे लोकल सब्सक्राइबर हैं, अर्थात जो हमें जानते हैं, जो हमारे 10 के विद्यार्थी हैं, कम से कम वो तो एक लाइक कर दिया करें यार। कम से कम दूसरे नहीं करते, आप तो कर दिया करो। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे ना, तो हमारा मोटिवेशन बनता है, हम अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसी आपकी इच्छा होगी, आप लोगों को बार बार कहने से तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर 10 के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। चलो हम शुरू करते हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 और 27, इस वीडियो को जो देखेगा 26 और 27 में, चाहे आप 26 की परीक्षा दो, चाहे आप 27 की परीक्षा दो, 25 में पढ़ रहे हो, 26 और 27 में आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को देखने पर आप 26 और 27 की परीक्षा दे सकते हो। देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, संपूर्ण विज्ञान। यहाँ पर आपको संपूर्ण विज्ञान मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो बना सकें, तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शॉर्ट नोट की सहायता से, अर्थात शॉर्टकट तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे 4 से 6 महीने पढ़ करके हम 90% तक अंक ले आ सकते हैं, मैं उसी के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर आप लोग देखिएगा, यही चैप्टर है ना आपके किताब में, आपके देख लीजिएगा कि रासायनिक विज्ञान एवं समीकरण। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही है ना आपकी किताब में। तो देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण कहते किसे? पहली हेडिंग आपको मिलेगी, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका हम पहले मतलब समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो पहले परिभाषा, कोई परिभाषा लिखी हो तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, कह रहा है क्या, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक होते हैं। क्या क्या होते हैं? अभिकारक एवं उत्पाद होते हैं। अब अभिकारक क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर पहले परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों के प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण अगर कहेंगे किसे, तो हमें कहेंगे कि जिसमें अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, जिन्हें प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है?
आप ये ऐसी एक संरचना देखोगे, क्या देखोगे, एक ऐसी संरचना देखोगे जिसमें तीर के बाईं ओर जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं और तीर के दाहिनी ओर जो होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तीर के बाईं ओर अभिकारक, तीर के दाहिनी ओर उत्पाद होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रतीकों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है ना, Zn प्लस H2SO4 प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया है और किसके माध्यम से दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पर सूत्र के माध्यम से भी दिखा गया ना कि प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर सूत्र रख दिया गया है। तो जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराया गया तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2 क्या हो गया, बाहर हो गया। अभी हम आपको समीकरण समझा रहे हैं, तो ये इसे कहते हैं क्या, समीकरण। अगर आपसे समीकरण के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये आप उदाहरण दे सकते हैं। अब यहाँ पर अभिकारक तो हमने बता दिया कि तीर के बाईं ओर अभिकारक होते हैं, तीर के दाहिनी ओर उत्पाद होते हैं। अगर आपसे अभिकारक की कोई परिभाषा पूछ ले तो उनको क्या बताना है, ऐसे बताना है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहते हैं। देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया करने में दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो यही क्या हो गए आपके, ये अभिकारक हो गए, ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। यहाँ पर आप लोग ध्यान समझिए कि देखिए उसके नीचे हमने क्या दिखाया है, देखिए जिससे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभिक्रिया बनाने में, तो ये क्या हो गए, अभिकारक। और जो बन जाता है वो क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है। यहाँ पर एक और हेडिंग लिखी हुई, देखिए उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों मिलती हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे ही क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखिए इसमें Zn प्लस H2SO4 मिला तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल गया, तो क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। अर्थात हम जैसे इसको अपनी भाषा, अपनी समझ में, अपने उदाहरण के लिए ले सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो, चीनी हो पानी हो, क्या हो, चीनी हो पानी हो, ये दोनों उत्पाद हो गए। और लेकिन चीनी और पानी को दोनों को मिला दिया जाएगा तो जो शरबत बनेगा वो आपका क्या होगा, उत्पाद होगा। चीनी और पानी अभिकारक हो गया और जो शरबत बना वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में आप लोग परिभाषा देख लीजिए, बाकी समीकरण संतुलित करना हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब दोनों पक्ष में तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ दोनों पक्ष में तत्व और यौगिक को मिलाने के बाद जो अणु होते हैं बराबर होंगे तो समीकरण संतुलित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 Fe है, यहाँ पर देखिए Fe3 है। ऑक्सीजन इधर देखो इसके हिसाब से ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन देखेंगे 4 दूना 8 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है। तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बारे में मैं अगला वीडियो आपको लाऊंगा जिसमें समीकरण संतुलित करना सिखा दूंगा, कैसे यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर कैसे संतुलित किया जाता है। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, जिससे आपको समीकरण संतुलित करना आएगा। वीडियो को पूरा देखना, आगे हम बताने जा रहे हैं कि इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। देखिए आगे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। अब प्रश्न बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, सबसे पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को 3 नाम से जाना जाता है, संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो अगर आप इसमें से इसको पढ़े हो तो समझो वही संयुग्मन है, वही योगात्मक है। योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया ये तीनों एक ही हैं। दूसरी क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया को 2 नामों से जाना जाता है, एक वियोजन अभिक्रिया, एक अपघटन अभिक्रिया। तो ये आप लोग कन्फ्यूज मत होना, नहीं पढ़ के गए हो पेपर में संयोजन वियोजन आ गया अपघटन, पढ़ के गए हो अपघटन आ गया वियोजन, तब आप लोग गड़बड़ कर दोगे। तीसरी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी हम इसके बारे में सारी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। पांचवी विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन। उपचयन को आक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्सीकरण भी कहते हैं। फिर
अपचयन अभिक्रिया, और लास्ट में जो 9वें नंबर की है वो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। तो ये 9 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया क्या। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा अगर नोट्स बनाना हो। अगर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, अगर आप लोग केवल नोट्स के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हो, तो जो आपको टाइटल में नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको 230 रुपये की किताब मिल जाएगी। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपको 249 रुपये की किताब मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अगर भगा भगा कर देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग बढ़िया ध्यान से देखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, प्रेम से देखिएगा। अब संयोजन अभिक्रिया है क्या। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें अलग अलग पदार्थ, थोड़े थोड़े पदार्थ मिलकर के ढेर पदार्थ बना दें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए यहाँ पर समझिएगा, परिभाषा फिर से समझ लीजिए। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अलग अलग पदार्थ हो मिलकर के एक पदार्थ बन जाए, अलग अलग पदार्थ हो मिलकर के एक पदार्थ बन जाए तो उसे संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोयले का दहन हो रहा है ना, C+O2। देखिए C यानी कार्बन अलग था, O2 ऑक्सीजन अलग था, दोनों मिलकर क्या बना दिया, CO2। तो क्या हो गया, यह संयोजन हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जल का निर्माण, पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल बना दिया, तो ये भी क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। गंधक का दहन क्या हो गया, सल्फर है प्लस ऑक्सीजन मिला दिया, SO2 बन गया। तो ये आपको क्या, कोयले का दहन, जल का निर्माण, गंधक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया में लिख सकते हैं। आप लोग पहले बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं उसे। देखिए, जब अलग अलग मिलकर के एक बनाते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं, पिछला भी हम लोगों ने देखा। और जब एक ही टूट करके अलग अलग भागों में बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, फेरस आयरन ऑक्साइड, आयरन क्या बन गया, आयरन डाई ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस CO3। देखिए टूट गया ना। उसी तरह देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये अलग अलग हो गए ना, तो ये आपके क्या हो गए, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। पेपर में ज़्यादातर उदाहरण ही रहता है, तो ऐसा अगर संरचना कहीं पर बना हुआ है तो समझ लेना क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो इसी तरह एक और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 2AgBr। AgBr यानी Ag माने सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमीन को जब तोड़ा गया तो क्या Ag अलग हो गया, Br2 अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, इसको याद कर लीजिए। संगमरमर का सूत्र, संगमरमर का जो सूत्र होता है ये CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। ये संगमरमर का होता है और उसका होता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कई चीज़ का होता है, चूना पत्थर का भी होता है, ठीक, चाक का भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अगली अभिक्रिया देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तीसरी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, अर्थात जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है अर्थात निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है क्या, प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए तीर के जब दाहिनी ओर लिखा हो क्या ऊर्जा,
तो वहाँ पर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब तीर के बाईं ओर लिखा रहे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। ये आप लोग समझ जाइएगा। ऐसी संरचना दी रहेगी एमसीक्यू में और आपको देख करके बता देना है तुरंत कि ये क्या है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। अगर यहाँ पर जो ऊर्जा लिखी हुई है या ऊष्मा ये यहाँ पर लिखी रहेगी तो ऊष्माशोषी हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर लिखी है तो ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्राकृतिक गैस का दहन। तो जैसे मीथेन प्राकृतिक गैस है, जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएगा तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा निकल गई, तो क्या हो गया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ में आया। चलिए आगे देखें। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, जो मनुष्य सांस लेता है वो क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि जब सांस लेते हैं तो अंदर जा करके क्या बनती है, वही जलती है, तो उससे मनुष्य को एनर्जी मिलती है। देखिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या कह रहे हैं, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड। जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में टूट करके ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिख लेना है। ठीक, वीडियो को रोक करके आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूकोज क्या होता है, जब हम ग्लूकोज कैसे टूटता है, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये ऑक्सीजन का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल जाता है, फिर जल बन जाते हैं और ऊर्जा बन जाती है। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए। ये सब ऊष्माक्षेपी के ही उदाहरण है। ठीक, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों से जो कंपोस्ट खाद वगैरह बनाई जाती हैं, ये ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। तो ये सब चीज़ें आपको लिख लेना है, नोट्स कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की ओर। अब हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने बताया था ना कि पीछे की जब ऑक्सीजन तीर के बाईं ओर हो तो ऊष्माशोषी होगा, और जब ऑक्सीजन तीर के दाहिनी ओर हो तो ऊष्माक्षेपी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 + I2, हाइड्रोजन में आयोडीन मिलाया गया प्लस ऊर्जा मिलाया गया, क्या बना, 2HI। ठीक, उसी तरह नाइट्रोजन में ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा मिलाया गया तो क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड बना। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्या। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्या, देखिए नाइट्रोजन है और इसमें क्या मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया। नाइट्रोजन में क्या मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया और ऊर्जा मिला दिया, तो क्या बना गया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं ये बहुविकल्पी में आएगा। ठीक, ऊर्जा अगर दाहिनी तरफ लिखी हो तो आप लोग बता देना ऊष्माशोषी है। ऊर्जा अगर बाईं तरफ, देखिए बाईं तरफ है तो ऊष्माशोषी है, दाहिनी तरफ है तो ऊष्माक्षेपी है। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये बहुविकल्पी में आएगा। अब देखिए जो है ये विस्थापन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पेपर में आया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ये समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को। तो विस्थापन अभिक्रिया कहते क्या है, किसे हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु, समझिएगा क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु अथवा अणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी पहले कोई और रहता है, बाद में कोई और आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। समझिएगा कैसे, जैसे Zn + CuSO4 है, क्या लिखा है, Zn + CuSO4 है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। Zn + CuSO4 है, अब ये दोनों देखिए क्या मिला है, तो क्या हुआ ना, तो यहाँ पर बन गया क्या, ZnSO4, यानी ये वाला जाकर इसका जगह ले लिया, इसको विस्थापित कर दिया, ये Cu इधर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर आ गया। तो ये क्या, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, Fe + CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन क्या है। विस्थापन से थोड़ा सा अलग है द्विविस्थापन। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसमें अपना वो देखिए, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा,
उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। विस्थापन तो हो रहा है लेकिन दो चीज़ों का विस्थापन हो रहा है। इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ये अपना इसको दे देता है, ये अपना इसको दे देता है। कैसे, देखिए कैसे हो रहा है, देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 है। इसको समझने की कोशिश करिए क्या लिखा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 है। इधर क्या बना, देखिए ये आला इसको दे दिया, NaCl हो गया, देखिए हो गया ना, NaCl हो गया ना, और ये क्या हो गया, BaSO4 हो गया। ये देखिए आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला यौगिक किसके साथ मिल गया, ये वाला यौगिक किसके साथ मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो ऐसे अगर कहीं पर संरचना बनी हो तो वहाँ पर टिक लगा देना, क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, ज़्यादा जरूरी नहीं है, सब 1 नंबर में आएंगे, 1 नंबर में आएंगे, तो ये सब ध्यान से देखना। अभिक्रिया ज़्यादा आपको उदाहरण देखने की ज़रूरत है। अब आ गया क्या, उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे उपचयन कहते हैं। जिसमें क्या बढ़ जाए, हाइड्रोजन बढ़ जाए, क्या करें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन बढ़ रहा है लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे उपचयन कहेंगे। ध्यान से समझना ये बात क्या कह रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। यहाँ पर देखिए जैसे 2Mg है प्लस ऑक्सीजन है, Mg में क्या मिलाए हम, ऑक्सीजन मिलाए, तो अब देखिए इधर Mg ही था ना, इधर क्या बना, MgO बन गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। प्रश्न क्या था यहाँ पर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर देख लेंगे Cu अर्थात कॉपर है, कॉपर में हमने मिला दिया क्या, ऑक्सीजन, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गई। समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी समझ में आ जाएगा, नहीं समझने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम। अब क्या है, अपचयन। अभी तक उपचयन था, अब क्या है, अपचयन है। देखिए अपचयन है क्या, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो। उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन की वृद्धि होता था, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन की कमी होती थी, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा क्या है, CuO प्लस H2 लिखा है ना। अब यहाँ पर समझने आती क्या हो रहा है, CuO यहाँ पर ऑक्सीजन था ना, इधर आकर ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, तो सिंपल से क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। बस सिंपल से याद रखना, बस क्या हो, ऑक्सीजन की क्या हो, इसमें कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो। और यहाँ पर देखिए H2O था ना, इधर देखो H2 था ना, इधर देखो H2O बन गया। तो पहले शब्द को हम समझते हैं, बस पहला शब्द देखिए, ये ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो समझ लेना क्या, अपचयन अभिक्रिया है। बस ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, बस एकदम ध्यान से देख लीजिए, आ जाएगा। ये बहुत आसान है ये चैप्टर, एक बार अगर देख लोगे वीडियो को पूरा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस चैप्टर का जो मेन है, इस चैप्टर की जो आत्मा है कहते हैं, जो 100% पेपर में आता है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। IMP बहुत महत्वपूर्ण है, इसे करके लिख लेना है, ये हर बार आता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें उपचयन भी होता हो, क्या होता हो, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, उसे ही कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही बनाना है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में। तो ऐसा जहाँ पर हो जिसमें एक क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, दूसरे में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा क्या, CuO प्लस H2 लिखा है, यही वाला CuO प्लस H2 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये CuO था ना, इधर आकर क्या हो गया, CO क्या हो गया, हट गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या, ये अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ हुआ ना अपचयन, क्योंकि ये वाली अभिक्रिया के अनुसार ये यहाँ पर आया तो क्या हुआ, अपचयन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया है। ये देखिए यहाँ पर H2 था, यहाँ आकर H2O बन गया, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन। तो अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में आता है। अब आते हैं, अब हम पहुँच आए हैं लगभग इस चैप्टर के एंड की ओर। देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव।
हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव होता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग एक क्या लिखा है, संचारण। ये हेडिंग आपको तीसरे चैप्टर में भी मिलने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना, ये जरूर रहेगा क्योंकि 2 पार्ट में है, तो एक तो आना ही है संचारण क्या है। तो देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, पहले बात क्या कह रहा हूँ इसको समझिए। जब कोई धातु, कोई भी धातु हो, अपने आसपास के आर्द्रता अर्थात नमी आदि के संपर्क में आती तो क्या होने लगती, संक्षारित होने लगती है, अर्थात खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब वस्तु खराब होने लगे समझो संक्षारण कहते हैं। कैसे खराब होने लगती है, जैसे चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाती है, चांदी काली काली हो जाती है, तांबे के ऊपर हरी हरी परत चढ़ जाए, और लोहे पर जंग लगना, जिसको गांव में कहते हैं मूर्छा आएगा। ये क्या कहते हैं, मूर्छा लग गया। तो क्या चांदी के ऊपर काली काली परत पड़ जाए और तांबे के ऊपर हरी हरी परत पड़ जाए, या फिर लोहे पर जंग लगना अर्थात मूर्छा लगना, तो क्या है, संक्षारण के ही उदाहरण है। तो इसको समझ के जाइएगा, पेपर में आता है, कभी कभार पूछ लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर आता है पेपर में। विकृत गंधिता क्या है, इसको जरूरी नहीं कि पेपर में आए या तो तभी हम पढ़ेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है। देखिए क्या है, तेल व वसा से उपचयित हो जाने पर विकृत गंधिता हो जाती है। देखिए, जब मतलब कि कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, भोजन हमारा है, वो जब तेल, जिसमें तेल मिला होता है, तो ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है ना, खराब होने लगता है, तो उसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर यह विकृत गंधिता हो जाती तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी कोई भी भोजन हो तेल से बना जो ऑक्सीजन से क्रिया करके सड़ने लगता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए, इसको बचाने के लिए हमें ऐसे बर्तन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ना प्रवेश कर जाए, धूप से बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या है, उदाहरण के लिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उपचयित होने से बचाया जा सकता है। आप लोग कभी कोई भी पैकेट खाए होंगे, चिप्स का होगा, कुरकुरे का होगा, उसमें देखेंगे कुछ हवा भरी रहती है, तो उसे ही कहते हैं क्या, नाइट्रोजन गैस कहते हैं। तो चैप्टर क्या हो गया आपका, ये समाप्त हो गया। लास्ट हेडिंग है क्या, विकृत गंधिता। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है क्या आपका, अम्ल क्षार एवं लवण, अगला चैप्टर है। तो इस तरह आपका पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, और आपको निश्चित ही 90% से अधिक नंबर लाना हमारी गारंटी है। और आप लोग इसी तरह वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझाने की तरह कोशिश कर रहे हैं। कमेंट के द्वारा बताइए ये वीडियो कैसा था। अपना सहयोग करना और लोगों का भी सहयोग करना, इसे अपने ग्रुप में भेजिए, चाहे जैसे भेजिए। कम से कम अगर आप, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, कम से कम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तो लाइक कर सकते हैं ना। चलिए मिलेंगे कल। हम पहली बार तो अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पहले हम आपको समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में हम आप लोगों को अम्ल क्षार एवं लवण सिखा देंगे। तो मिलेंगे।